नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बेहद चर्चित है। हर जगह जिसकी चर्चा का विषय हो रहा है, जो बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है और जिस पर चर्चा करना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हर गली कूचे में भी चर्चा होती है। आई मीन टू से कि उसको एक क्वालिफाइड पर्सन तो डिस्कस कर ही रहा है, एक जो उस पेशे से संबंधित नहीं है, जो साइकोलॉजी के किसी भी फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि ना तो वो साइकेट्रिस्ट है ना वो साइकोलॉजिस्ट है। इसके बावजूद भी वो अपनी जो है राय साइकोलॉजिकली जो उसका व्यू है वो रखना चाह रहा है, जो कि मुझे लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप जिस फील्ड के नहीं हैं तो आपको उसको राय आप हो सकता है सही नहीं दे पा रहे हों और लोग उससे मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो आपको अपनी राय तब रखनी चाहिए जब आप उस फील्ड के हों। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय हो रहा है कि फला व्यक्ति में बाइपोलर डिसऑर्डर था, फला में था, फला में है, फला व्यक्ति है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या? आज दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मनोवैज्ञानिक जो है डिसऑर्डर है, जिसका सीधा सीधा संबंध मूड डिसऑर्डर से होता है। मूड डिसऑर्डर यानी कि अपना जो मूड जो बदलता रहता है, आपका जो स्वभाव जो बदलता रहता है, उससे उसका सीधा सीधा संबंध होता है। और इस मूड डिसऑर्डर में जो है मनोदशाओं में चेंजेज आता है। और वो चेंजेस कैसे आता है? जैसे व्यक्ति की फीलिंग्स, व्यक्ति के इमोशंस, जिसमें इमोशंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जो संवेग हैं वो इमोशंस कहलाते हैं। जैसे दुख भी हो गया, सुख भी हो गया, या ये कहते हैं कि उसको डर भी लगता है, उसको चिंता भी होती है। तो ये सब इमोशंस के अंदर काउंट होते हैं। तो इन सब में जो है ये एक दूसरे से रिलेट हो जाती है। तो इन जब रिलेट होती हैं और ये सब व्यक्ति की डेली रूटीन की लाइफ को जो है बिल्कुल उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति जब आने लगती है तो व्यक्ति उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। यानी कि व्यक्ति की जो सोशल लाइफ है या उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो डिस्टर्बेंस में आ जाती है, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो अपना आप को पूरी तरह एक्सपोजर में नहीं करता कि भाई मैं क्या काम कर पाऊँगा, अभी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये स्थिति जब पैदा होती है तो इस स्थिति में उसके मूड में दो कंडीशन स्पेशली होती है। एक तो होती है डिप्रेशन की, यानी कि विषाद की या अवसाद की, और एक होती है उसकी उन्माद की स्थिति, जिसे हम मेनिया कहते हैं। तो ये जब दो कंडीशनें मिलकर जब एक कंप्लीट कंडीशन कहलाती है तो उसे कहते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर। यानी आज अगर हम मूड डिसऑर्डर की बात करें तो लगभग 80 से 90% लोग जो है वो मूड डिसऑर्डर में सिर्फ डिप्रेशन से जो है सफ़र कर रहे हैं, 80 से 90%। और अगर बात करें हम 5 to 20%, तो ये लोग वो लोग हैं जिनको मेनिया की प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि जो डिप्रेस्ड भी रहते हैं। और मेनिया का मतलब है उन्माद होना, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करना, बड़ी बड़ी बातें करना और हवाई किले बनाना, बहुत सारे पैसे खर्च करना, मतलब ऊर्जित रहना, उन्माद की तरह फीलिंग करना अपने आप को। तो इसको मेनिया की कंडीशन कहा जाता है। तो ये दोनों कंडीशनें एक ही व्यक्ति में जब होती हैं तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। मेरा ख्याल है बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी मिली होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहली कंडीशन इसकी साइकोथाइलोमिक डिसऑर्डर कहलाती है, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर कहलाती है। दूसरी इसकी जो है बाइपोलर फर्स्ट, और तीसरी जो है इसकी बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर कहलाती है। जहाँ तक साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर की बात है तो दोस्तों ये मेंटल डिस्टर्बेंस की एक क्रॉनिक स्टेज है। पहली बात मैं आपको जो बता दूं कि पहले तो आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, ये मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है। तभी आपको ये बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम जो है क्या है, कैसे है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या होता है, वो पूरी तरह समझ में आ पाएगा। दूसरी बात यह है कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसको कहते हैं जो क्रॉनिक स्टेज का होता है, यानी कि जो निरंतर चला हुआ आता रहता है, यानी कि जिसका 2 हफ्तों से ज़्यादा का रिकॉर्ड होता है। ये नहीं है कि भाई आज
बुखार चढ़ी और कल उतर गई। तो ये कोई फ्लू जैसी बीमारी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो क्रॉनिक स्टेज का कहलाता है। तो क्रॉनिक स्टेज में की बात जहां हम कर रहे थे, तो ये मेंटल डिस्टर्बेंस की क्रॉनिक स्टेज कहलाती है। कौन सी? साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। इस में डिप्रेशन भी होता है, इसमें हाइपोमेनिया भी पाया जाता है। हाइपोमेनिया का मतलब है दोस्तों अल्पोन्माद, मतलब जिनमें डिप्रेशन तो रहता ही है, मतलब जो विषाद की स्थिति में तो व्यक्ति रहता ही रहता है रोगी, लेकिन अल्पोन्माद यानी कि हाइपोमेनिया में उसमें बहुत थोड़ी खुशी भी जाहिर करता है, वो हर किसी से हम मुस्कुराकर बात करता है, ऊर्जा का अनुभव का फीलिंग करता है, जहाँ पर उसे शक्ति की फीलिंग दिखानी होती है वहाँ वो शक्ति भी दिखाता है। और कभी कभी तो वो जो है इतना अधिक दयालु हो जाता है कि दान पुण्य भी करने लग जाता है। तो ये सब साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर के अंतर्गत होता है। इसमें अब व्यक्ति चूंकि दोनों स्थितियां पाई जाती है, एक तो वो डिप्रेस्ड रहता है यानी कि अवसादग्रस्त रहता है, तो और दूसरा वो हाइपोमेनिक रहता है। तो ये सिम्टम्स दोनों इसमें देखे जा सकते हैं। चूंकि मैं शुरू में ही कह रहा था कि ये मेंटल डिस्टर्बेंस की क्रॉनिक स्टेज है, तो इसमें क्रॉनिक का मतलब हो गया ये लगातार 2 वर्षों से, लास्ट 2 ईयर से चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, डिसऑर्डर होती है जो चलती हुई आ रही होती है। तो इसमें कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति है जो कभी डिप्रेशन की आती है, कभी जो है मेनिया की आती है, तो या कभी कभी बीच में रुक भी जाती है, यानी कि आदमी नॉर्मल मूड में भी आता है जो जहाँ पर बैलेंस्ड कंडीशन दिखाई देती है। लेकिन इसमें जो मेन बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पिछले लास्ट 2 ईयर के दौरान कोई भी 2 महीने ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिस अवधि में, जिस पीरियड में रोगी को कोई भी लक्षण ना दिखे, जिसमें रोगी में रोग के कोई लक्षण ही नहीं दिखे, यानी कि रोग के कुछ ना कुछ लक्षण तो दिखने ही चाहिए। लगातार 2 मंथ अगर उसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ठीक होने की स्थिति हो चुकी है उसकी। तो अगर उस 2 महीने के दौरान भी अगर उसमें थोड़े बहुत भी लक्षण दिख रहे हैं कि तो ये मान लीजिए कि उसको लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये साइक्लोथाइमिक स्टेज स्थिति कहलाती है। और ये किशोरावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक की किशोरावस्था से लेकर जो वयस्क अवस्था है वहाँ तक जो है चलने वाली एक स्थिति है। और इस स्थिति में रोगी में जो सुखाभास और दुख का आभास दोनों चलते हैं, दयालु भी बन जाता है, दान पुण्य का कार्य करता है, ऊर्जा भी महसूस करता है। तो ये साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर के कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं बाइपोलर फर्स्ट की बात करूं तो बाइपोलर फर्स्ट में वो स्थिति कहलाती है या वो कंडीशन है जिसमें रोगी जो है एक से अधिक बार डिप्रेशन फील करता है या एक से अधिक बार मेनिया की स्थिति आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक से अधिक बार डिप्रेशन हो या एक से अधिक बार मेनिया की स्थिति आती हो। और ये कभी कभी ये दोनों बारी बारी से भी आ जाता है कि पहले डिप्रेशन आया फिर मेनिया आया, और कभी कभी मिक्स्ड जो है एपिसोड भी आ जाता है इसमें। तो मिक्स्ड एपिसोड जब आता है तो उसके कैरेक्टर में व्यक्ति बहुत अधिक डिप्रेस्ड होता है, यानी कि बहुत अधिक अवसादग्रस्त होता है, फिर अचानक से खुश हो जाता है, बहुत अधिक खुशी जाहिर करने लग जाता है, या खुशी होते होते रोने लग जाता है, अवसादग्रस्त चुपचाप हो जाता है, एकाकी हो जाता है, अकेलापन महसूस करता है, बात नहीं करता किसी से। तो ये स्थितियां सामने वाले को बड़ा अचंभित करती हैं, उसे लगता है ये हो क्या रहा है। स्वयं व्यक्ति रोगी को तो लग रहा है कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो इतना पूरी तरह, चूंकि कभी भी पेशेंट को अपने बारे में जस्टिफाई करने का इतना सही ढंग से नहीं मिल पाता है, वो कोई और माध्यम से जानने की कोशिश करे। इंटेलिजेंट अगर पेशेंट है और वो किसी माध्यम से जानने की करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन पेशेंट जनरली अपने बारे में जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि मेरी अगर स्थिति एक्चुअल में हो क्या रही है। ये तो सामने वाला ही जो उससे मिलता जुलता है परिवार का व्यक्ति है वही ये देख सकता है, या जो जिसको ट्रीटमेंट अगर उसका चल रहा है तो वही बता सकता है कि इसकी क्या स्थिति है। तो ये बाइपोलर फर्स्ट में ऐसा होता है कि ये दोनों कंडीशनें हो सकती हैं, डिप्रेशन में भी आ सकता है और वो मेनिया के अटैक्स भी आ सकते हैं उसमें, या दोनों मिलके मिक्स्ड एपिसोड में भी आ सकते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो व्यक्ति जो है या रोगी जो है आसमानी हवाई उड़ानें भरने लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा जो है
दोस्तों में खुशी जाहिर करेगा और फिर एकदम से अवसाद की स्थिति में भी आ जाएगा। तो ये एक विचित्र स्थिति है। इसके बाद हम बात करेंगे बाइपोलर सेकंड की। दोस्तों बाइपोलर सेकंड जो है, ये स्टेज वो स्टेज है जिसमें कम से कम डिप्रेशन के जो है एक बड़ा सीरियस डिप्रेशन का जो है अटैक आया हुआ होना चाहिए, या इसमें हाइपोमेनिक एपिसोड भी जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये क्योंकि ये सीरियसनेस की और बढ़ने वाली स्थिति है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता है तो व्यक्ति की सीरियसनेस बढ़ती चली जाती है। तो बाइपोलर सेकंड में जो भी अटैक्स आते हैं, चाहे वो डिप्रेशन के आए चाहे मेनिया के आए, वो थोड़े बड़े आने लगते हैं और इसमें व्यक्ति का मूड बहुत तेजी से और बहुत गहरे रूप में दिखने लगता है। तो अगर हम DSM 4 जो जिसके अंतर्गत इनके कैरेक्टर्स की बात बताई गई है कि इसमें क्या स्थिति रहती है पेशेंट की, तो वो कुछ कैरेक्टर्स मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जिनका आप ध्यान दें कि ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान चाहता है हर किसी से, उसको स्लीपिंग का डिसऑर्डर हो जाता है, देर रात तक वो सोता नहीं है। हो सकता है वो जाग रहा हो, गाने सुन रहा हो, बुक्स पढ़ रहा हो, सिर्फ कमरे में चक्कर लगाता रहता है, बेचैनी उसको रहती है और बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है। जिससे भी बात करने बैठता है घंटों घंटों थकता नहीं है, बात करता रहता है। अपना जितना भी नॉलेज उसने गेन किया है वो नॉलेज सामने वाले व्यक्ति पर वो डिस्कस करना चाहता है। और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य होते हैं जिन पर उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन पर वो पूरा ध्यान देता है। सेक्सुअली अगर हम बात करें कि उसके रिलेशंस कैसे रहते हैं, तो कुछ स्थितियों में सेक्सुअली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, कुछ में पैसिव हो जाता है और कुछ में वो इनएक्टिव हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंसेस आते हैं, तो ये एक अलग है। और कुछ स्थिति में ये होता है कि वो इस तरह के काम करने लग जाता है जिनका कोई प्रॉफिटेबल जॉब नहीं होते, जिनमें कोई व्यवसाय ऐसा नहीं होता है जिनका कोई प्रॉफिट उसको मिले, तो वो इस तरह के में रहता है। और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो वो ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग उसको लगती हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। यहाँ स्थिति खतरनाक हो जाती है। यहाँ फिर व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं, बातें करने लगता है, आत्महत्या के बारे में सोचने लग जाता है और कभी कभी तो वो आत्महत्या का प्रयास करता है और कभी कभी वो सफल भी हो जाता है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके कारण क्या हैं। तो दोस्तों इसके कारण 4 तरह के बताए गए हैं। स्पेशली साइकोलॉजिकली अगर इसके रीजंस कॉजेस की बात करूं मैं, तो 4 कारण बताए हैं: न्यूरोट्रांसमीटर्स, सोडियम आयंस, जेनेटिकली और स्ट्रेस। तो जहां तक न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना वर्क करते हैं जो हमारे माइंड की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको बैलेंस करते हैं। अब इनमें बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो इनमें एक तो पाया जाता है जो है पाइफ्राइन और एक पाया जाता है सेरोटोनिन। तो ये जब भी इनकी अधिकता या कमी होती है तो डिप्रेशन और मेनिया की कंडीशन आ जाती है। तो इसका स्पेशली जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि केमिकल रिलीज जब होते हैं तो ये फिर, क्योंकि जब बाइपोलर सेकंड की स्टेज आती है तो डॉक्टर के साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना बड़ी मजबूरी हो जाती है। ये अलग बात है कि गांव देहात में व्यक्ति झाड़ फूंक में लगा रहता है तो वो एक अलग स्थिति है, लेकिन अब पढ़े लिखे भी लगाए तो वो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो हमारे लिए बड़े शर्म की विषय का है टॉपिक हो गया कि भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी झाड़ फूंक करवा रहा है, जबकि व्यक्ति में सुसाइड के विचार आ रहे हैं, व्यक्ति को बहुत कुछ अनकॉमनली चीज़ें जो है
दिख रही हैं या महसूस कर रहा है, देर रात तक जाग रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बात करने लग गया है, बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुख में गहरे अवसाद में चला जाता है। तो ये सब कंडीशन के लिए मैं ज़रूरी नहीं समझता कि उसको किसी झाड़ फूंक की ज़रूरत है। यहाँ पर व्यक्ति को डिसाइड करना चाहिए कि उसको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी साइकोथेरेपी और मेडिसिन्स के जरिए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम इसके कॉजेस की बात कर रहे थे। न्यूरोट्रांसमीटर में मैंने बताया कि नॉरिपाइफ्राइन नाम का और एक सेरोटोनिन नाम के जो है केमिकल रिलीज होते हैं। इनकी कमी और इनकी अधिकता जो है ये इम्बैलेंस करती हैं और इनके इम्बैलेंस से जो है फिर डिप्रेशन और मेनिया के अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक सोडियम आयन की बात है तो ये हमारे न्यूरॉन्स में जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं इनमें संचरण का कार्य करते हैं। तो सोडियम आयन्स के संचार का, तो ये जब सोडियम आयन्स का जो संचरण होता है या संचरित तो होता है तो ये उचित और अनुचित ढंग से होता है। जब ये उचित ढंग से हो तो ये मानिए या इन आयन्स का बहुत मुश्किल से ये रिलीज होते हैं तो डिप्रेशन की कंडीशन होते हैं। और बहुत ही आसानी से जब ये संचरित हो जाते हैं तो मेनिया की कंडीशन आ जाती है। ये एक सोडियम आयन्स का है। जहाँ तक जेनेटिकल कॉजेस की बात हम करें तो दोस्तों मैं बता दूं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड, जिनका पेरेंटल स्टेटस ऐसा हो कि किसी में बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम रही है या जिसमें किसी परिवार के किसी और मेंबर में इस तरह की प्रॉब्लम रही है, वहाँ इस डिजीज़ के होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अब मैं जिसको ज़्यादा प्रमुख कारणों में से मानता हूँ वो है तनाव। आज की ज़िंदगी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। चौथा जो कारण बता रहा हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये केमिकल और ये बैलेंस सोडियम आयन और ये तो मैक्सिमम लोगों में नॉर्मली सही चले, बॉडी जो है अपना मैनेज करने का कार्य करती है। ये बहुत सारे केसेस जैसे नहीं आते जिनमें इनका फैक्टर दिखा हो। तो स्ट्रेस एक ऐसा रीज़न है, तनाव। अब क्योंकि ज़िंदगी भागदौड़ भरी है, आप कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कैसे लोग आपसे मिलते हैं जुलते हैं, कैसे लोगों के पास आप जाते आते हो, कौन लोग आपको नेगेटिवली लेते हैं, कौन आपको पॉजिटिवली लेते हैं, कौन आपसे फ़ायदा उठाना का सोचते हैं, आपको पता भी नहीं लगने देना चाहते। तो ये आपको जज करने की ज़रूरत है। अगर आप इसका राइट टाइम पर राइट जजमेंट ले लेते हो कि कौन व्यक्ति मेरा किस तरह से मेरा यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरे को व्यवहार जो दिखा रहा है वो सच दिखा रहा है या बनावटीपन है उसके व्यवहार में, या मुझसे कोई फ़ायदा लेना चाह रहा है, तो कम से कम उससे मुझे स्ट्रेस तो नहीं आएगा। तो उसको ओवरऑल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे वो फिर पारिवारिक स्ट्रेस हो, फैमिली रिलेशंस का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, लिव इन रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, कोई भी रिलेशन का हो, कोई भी कारण हो जिससे स्ट्रेस आता हो, वो स्ट्रेस उसे नहीं आना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस उसके हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा देर तक बना रहता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन की अगली कंडीशन बाइपोलर डिसऑर्डर है। आप इसे यूं समझिए, तो जब बाइपोलर डिसऑर्डर में वो चला जाएगा तो लोग फिर वहां पर लोग उससे कन्नी काटना शुरू कर देंगे। जो लोग उनसे फायदा उठा रहे होते हैं, जो लोग उनसे इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली जो उनका फायदा ले रहे होते हैं, वहां फिर वो उससे दूर हटने लग जाएंगे। हो सकता है वो उससे उनको अपना जानकारी नहीं माने, उनको अपना रिलेशनशिप ही उनसे कट ऑफ कर ले। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के माहौल में आते हैं जाते हैं, ये चूज करने का हक आपको है। तो ये एक आपको अगर आपको जिस जॉब से स्ट्रेस लगातार बना हुआ है तो वो डिसाइड आपका काम है कि आपको वो करना है कि नहीं करना है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर को डेवलप करता है और सेकंड लास्ट स्टेज पर ले आता है, जहाँ व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है कि ट्रीटमेंट भी ले रहा होता है और उसके मन में ये लगता है कि यार मेरा तो इलाज ही नहीं हो पाएगा, मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, मुझे तो सुसाइड ही एक आखिरी उपाय है। तो फिर उसका कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है कि क्योंकि व्यक्ति कौन कब तक साथ रहेगा।
तो ये इसके कॉजेज में आते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके उपचार की बात करें, तो दोस्तों उपचार में चूंकि बाइपोलर का जो स्टेज सेकंड आ गया, यानी कि उसकी जो है आखिरी स्टेज आ गई, यानी कि वो गंभीर स्थिति में है। आखिरी स्टेज इन द सेंस वो गंभीर स्थिति में है। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रीटमेंट उसको जो है यही है कि उसको ड्रग्स दिए जाएं, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो दवाइयाँ दी जाती है वो दिलाए जाएं, और वो साइकेट्रिस्ट ही देता है। वो उसके कैरेक्टर्स को देखता है और साइकेट्रिस्ट देता है। जनरली इसमें क्या क्या रिकमेंड किए जाते हैं, ये साइकेट्रिस्ट के फील्ड का काम है, क्योंकि इसमें क्या देना है, लिथियम देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो ग्रुप तय करना एक साइकेट्रिस्ट का काम है, और वो कैरेक्टर देखता है और उन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना शुरू करता है। तो ये एक, क्योंकि वो इमीडिएट जो उसके नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो उनको कंट्रोल करने की स्थिति में लाता है साइकेट्रिस्ट, और साइकेट्रिस्ट जब उसके कंट्रोल की एक बार स्थिति आ जाती है तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देता है केस को। इसके बाद उसको निरंतर उपचार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें निरंतर उपचार की जरूरत पड़ती है। तो रोगी को जो है, पेशेंट को जो है लंबा उपचार लेना पड़ता है, और तब तक लेना पड़ता है जब तक कि वो बेहतर अनुभव कर रहा होता है, तब तक तो लेना ही पड़ता है। बाद में भी उसको साइकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना पड़ता है या साइकोथेरेपी लेनी पड़ती है। तो और एक और इसमें तीसरा रीजन जो मैं बताना चाहूँगा, अगर व्यक्ति जनरली ये उस कंडीशन में ज़्यादा बिगड़ जाता है जब कोई व्यक्ति सब्सटेंशनल जो है ड्रग्स ले रहा होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ ऐसे नशीले या मादक पदार्थों को सेवन कर रहा होता है जो उसको कहीं ना कहीं उसको तो लगता है कि मुझे ये रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि वो उसको बाइपोलर की गंभीर अवस्था में पहुंचाने का कार्य कर रहे होते हैं। तो उसको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो जब ये उपचार की स्थिति आती है, ट्रीटमेंट की जब स्थिति आती है, तो सबसे पहले उनको छुड़ाने का, उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनका ये किया जाता है साइकेट्रिस्ट के द्वारा कि वो पहले वो जो सब्सटेंशनल जो ड्रग्स हैं वो लेना बंद करें। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, और तब जा कर के वो, या पैरेलल भी चलता है कई बार कुछ स्थितियों में। तो ये जो है दोनों स्थितियाँ ये साइकेट्रिस्ट के काम का है। तो इसके बाद जो आता है कि साइकोथेरेपी में क्या दिया जाता है, तो इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। उसमें उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है, व्यक्ति को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है कि तनाव को जब वो मैनेज कर लेगा तो ये समझिए कि वो अपनी बीमारी को 50% जीत लेगा। इसके बाद उसको बहुत सारी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें फैमिली थेरेपी या साइकोथेरेपी। तो फैमिली थेरेपी में तो फैमिली के जो मेंबर हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपनापन रखते हैं, प्यार दिखाते हैं। उसको अगर कोई काम नहीं भी करना है तो भी आराम की स्थिति में रखते हैं। उसके साथ कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होने देना चाहते हैं, हर वक्त उसके साथ रहते हैं। जब वो हॉस्पिटलाइज रह करके बाहर आता है तो हर वक्त उसके साथ रहते हैं कि कोई वो जोखिम भरा कार्य ना कर ले, कोई रिस्क ना ले। तो ये फैमिली का अपना एक रोल होता है, वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। जहाँ तक साइकोथेरेपी है तो वो साइकोथेरेपी में साइकोलॉजिस्ट उसको बहुत सारे सेशंस देता है और लंबे समय तक सेशन देता है, और इन सेशंस में वो ये सिखाता है कि आप पॉजिटिव कैसे रहें। आप इस रोग को ये ना समझें कि ये ख़त्म ही नहीं होगा। जनरली इसमें देखा ही जाता है कि बहुत से लोग पेशेंट को ये विश्वास नहीं दिला पाते कि ये रोग ख़त्म हो सकता है अगर आप चाहें और मैं चाहूँ तो। दो लोग अगर हम स्पेशली सिर्फ अपने जो सेशन टाइम को ही काउंट करके रह जाते हैं, अपनी फीस के बारे में सोच के रह जाते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर व्यक्ति एक लाइफ को बचाने का जहाँ तक सवाल है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, और स्पेशली पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जानकारी, पूरी उसको उस पेशेंट को ये विश्वास होना चाहिए, आ जाना चाहिए 3rd और 4th सेशन के दौरान कि ये बीमारी कोई बहुत बड़ी डिजीज डिसऑर्डर नहीं है, और मैं इसको इन डॉक्टर के या इन साइकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर जाऊंगा तो मैं इसको ठीक कर पाऊंगा, नॉर्मल जीवन जी पाऊंगा, और मेरे कोई सुसाइड का विचार भी नहीं आ रहा है। पहला विश्वास तो व्यक्ति जो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और जो काउंसलर है उसको ये दिला देना चाहिए कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति उसमें पैदा कर देनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी तरह का नेगेटिविटी आती है वो उसकी ख़त्म कर देनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार ये बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसके कॉजेस थे
उसके ट्रीटमेंट थे, उसके टाइप्स थे जो मैंने आज आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत जानकारी मिली होगी और जो इधर उधर की जानकारियाँ हैं उनसे बेटर जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज का मेरा एपिसोड यहीं तक था, ये मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।